हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए पुरस्कार कहानी जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं लेखक परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 में और निधन 1937 में हुआ। इनका जन्म काशी में हुआ था। ये सूंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। सूंगनी यानी होता है तंबाकू। इनके तंबाकू का व्यापार था। 1909 ईस्वी में इंदु के संपादन से इनकी साहित्यिक यात्रा आरंभ हुई। 1909 में इन्होंने इंदु नामक पत्रिका का संपादन किया था जो कामायनी तक लगातार चलती रही। कामायनी जिसका श्रद्धा सर्ग हमने पढ़ा है। इन्होंने नाटक, निबंध, कहानियां, उपन्यास, काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य आदि तत्कालीन सभी विधाओं में सिद्धहस्तता से लिखा है। वे भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के गूढ़ तत्वों के व्याख्याता हैं। मानव चरित्र के विविध गुप्त और जटिल पक्षों के उद्घाटक थे। आधुनिक भारतीय समाज के खोखलेपन का निर्देशन इनके द्वारा दिया गया है। इतिहास के अवशेषों में से मार्मिक एवं प्रेरक प्रसंगों का इन्होंने चयन किया। राष्ट्रीय गौरव की प्रतिष्ठा का वर्णन किया। नारी के व्यक्तित्व में ममता, श्रद्धा, त्याग, शक्ति और शौर्य का अवतरण इनके द्वारा किया गया। प्रकृति और मानव के संघर्ष एवं सहयोग का धूप छाही अंकन भी इनके द्वारा किया गया। नियति के विधान और मानवीय प्रयत्नों दोनों के सहयोग से मानव के उत्थान पतन का चित्रण भी इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। प्रसिद्ध रचनाओं में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अजात शत्रु ये इनके प्रमुख 4 नाटक हैं। तितली, कंकाल और इरावती इनके द्वारा लिखे हुए उपन्यास हैं जिनमें इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। कामायनी इनके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है और देवरथ इनका कहानी संग्रह है। इस पाठ में इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे वो देखें। पुरस्कार कहानी इनके 5वें कथा संग्रह है जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था, उससे ली गई है। इस कहानी के चरित्रों में भाव, सौंदर्य, अंतर्द्वंद्व तथा मनोवैज्ञानिक चढ़ाव उतार दिखाई देता है। कौशल के राज्य परंपरा के नियमानुसार अपना खेत देकर भी प्रतिदान स्वीकार नहीं करने वाली मधुलिका, प्रतिदान यानी उसके जो खेत उसका लिया जाता है मधुलिका का, उसके लिए उसको कुछ पुरस्कार दिया जाता है, तो उसको स्वीकार नहीं करने वाली मधुलिका मगध के राजकुमार अरुण के सपनों में खोकर कौशल के दुर्ग पर आक्रमण में उसके सहयोगी बनती है। कौशल जो मधुलिका के राजा का दुर्ग है, स्थान है, और राजकुमार कौशल जो मगध का है। तो ये कौशल और मगध वाले एक दूसरे के विरोधी हैं और मधुलिका है और मगध के राजकुमार अरुण के प्रेम में रहती है, तो उसकी सहायता करती है कौशल के दुर्ग पर आक्रमण में। लेखक ने उसके हृदय में राष्ट्र प्रेम और स्व प्रेम के संघर्ष की कहानी को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक ने बताया एक तरफ उसके हृदय में राष्ट्र प्रेम छिपा हुआ है तो दूसरी तरफ उसका खुद का प्रेम है। इस पाठ की अब हम करते हैं शुरुआत। आद्रा नक्षत्र। आकाश में काले काले बादलों की घुमड़ है जिसमें देव दुंदुभी का गंभीर घोष हुआ। प्राचीन के एक निरभ्र कोने में स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। देखने लगा महाराज की सवारी। कि आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं, बादल गरज रहे हैं, एक गंभीर घोष किया जा रहा है और एक कोने में एक पुरुष झांक रहा है। वो क्या देख रहा है? महाराज की सवारी। शैल माला के अंचल में यानी पर्वतों की माला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी सौंधी महक आ रही है, सुगंध आ रही है। नगर तोरण से जय घोष हुआ, यानी जो राजा का दुर्ग था उसके तोरण द्वार से जय घोष की ध्वनि हुई। भीड़ में गजराज का चामरधारी शुंड उन्नत दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोरे भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस रहा था। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की।
यानी मंगल सूचना, शुभ सूचना के साथ जनता ने खुशी खुशी ध्वनि की। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई। दर्शकों की भीड़ भी कम नहीं थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के दो दल आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फल फूल, कुसुम तथा खीलों से भरे हुए थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। कि हाथी बैठ गया और राजा है वो सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतरे। सौभाग्यवती और सुंदर कन्याओं के दो दल थे, जिनके आम के पत्तों से सुशोभित कलश थे, उनके हाथों में पुष्प थे, कुमकुम थे और खीलों से भरे हुए थाल थे। खिल्ले आप जानते होंगे, जो चावल के बने होते हैं, और जब शुभ कार्य होता है तो उस समय उनको उछाला जाता है। तो महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वसत्ययन किया। स्वसत्ययन यानी अशुभ का नाश हो और शुभ का आगमन हो, इसके लिए पुरोहित वर्ग ने स्वसत्ययन किया। स्वर्ण रंजित हल्की, स्वर्ण रंजित यानी सोने से बनी हुई हल्की मूठ पकड़कर महाराज ने जूते हुए सुंदर पुष्ट बेलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव बहुत ही प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती और गौठ होता, यानी भोजन का भी आयोजन किया जाता। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव को बड़े चाव से आकर देखा करते थे, अपना योगदान देते थे। मगध का राजकुमार, तो उसी समय वहां एक मगध का राजकुमार है जिसका नाम है अरुण। तो मगध का राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठकर बड़े कुतूहल से वह दृश्य देख रहा था। बीजों का एक थाल लिए एक कुमारी, जिसका नाम है मधुलिका, महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का ही था, जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था, इसलिए बीज देने का सम्मान भी मधुलिका को ही मिला। वह कुमारी थी और सुंदरी थी। कौशेय वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं सुशोभित हो रहा था। कौशेय वसन यानी होता है रेशमी वस्त्र। वह कभी उस अपने वस्त्र को संभालती और कभी अपने रुखे हुए बालों को। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम किरणों की भी कमी नहीं थी, अर्थात पसीना उसके ललाट पर था। वे सब बरौनियों में गूंथे जा रहा था। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ साथ सिहर उठते, यानी उसके होठों पर सम्मान और लज्जा का भाव था। किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं दिखाई, यानी जब जब महाराज बीज मांगता तो उसमें उसने कमी नहीं दिखाई। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे, विस्मय से, कुतूहल से। और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। कि सब लोग जब विस्मय से महाराज का हल चलाना देख रहे थे, तब अरुण किसे देख रहा था? कृषक कुमारी मधुलिका को। आह, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन, चितवन यानी दृष्टि। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार उसे दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं थी, वह राजकीय अनुग्रह था, यानी उस खेती के बदले मधुलिका को दिया जा रहा था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें जो भी स्वर्ण मुद्राएं थी, उन मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भी भ्रुकुटी जरा सी चढ़ी हुई थी। मधुलिका ने सविनय कहा, देव, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। मधुलिका ने कहा कि मैं इसका मूल्य नहीं लूंगी, क्योंकि यह मेरे पितृवर्ग की, मेरे पितामहों की, बड़े बुजुर्गों की भूमि है। महाराज के बोलने से पहले ही वृद्ध मंत्री तीखे स्वर में बोले, अबोध, क्या कह रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार?
तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है, तो आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई। इस धन से अपने को सुखी बना। तब वापस जवाब देती है मधुलिका कि राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध नहीं था और ना ही है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है, मधुलिका ने उत्तेजित होकर कहा। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव वाराणसी। महाराज पूछते हैं है कौन? तो वो मंत्री कहता है, देव वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की एक कन्या है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मधुलिका के पिता का क्या नाम था? सिंहमित्र। और सिंहमित्र कौन से युद्ध में कौशल के नरेश का साथ देता है? तो वाराणसी युद्ध में। महाराज चौंक उठे, सिंहमित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है? सविनय मंत्री ने कहा, हाँ देव। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका जितना मूल्य बनता है वो दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वह राजा का के खेत कहा जाता है। बताया भाई इस नियम में क्या होता है, जितनी संपत्ति है उसे चौगुना मूल्य दे दिया जाता है और फिर वो राजा का खेत कहलाने लगता है। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। अब महाराज को विचार करने के लिए कुछ समय की जरूरत थी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने नहीं देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के नीचे हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। पूछा जा सकता है, जब सब लोग अपने शिविरों में चले गए, सभा विसर्जित हो गई, तब मधुलिका क्या कर रही थी? तो वह अपने खेत की सीमा में विशाल मधुक वृक्ष के नीचे बैठी थी। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। रात्रि का उत्सव सो रहा था, लेकिन राजकुमार को नींद नहीं आ रही थी। वह विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद नहीं थी। प्राची में जैसे गुलाबी रंग खिल रही थी, वही रंग उसकी आंखों में भी था। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती यानी कबूतरी एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षकगण ऊँघ रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द सुनकर चौंक उठे। युवक कुमार तीर सा निकल गया, यानी युवक बहुत ही तीव्र गति से निकल गया। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। यानी जो घोड़ा था सिंधु देश का, वो प्रभात के पवन से यानी प्रातःकालीन हवा के समान पुलकित होकर दौड़ रहा था। घूमता हुआ अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न मुद्रा का सुख ले रही थी, यानी उदास मुद्रा में बैठी थी और अपने खेत को देखकर सुखी महसूस हो रही थी। अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर गिर पड़ी है। सुमन मुकुलित थे, भ्रमर निस्पंद, यानी जो वो लड़की मधुलिका, उसका चेहरा खिला हुआ है और भ्रमर निस्पंद यानी वह स्वयं निश्चेष्ट बैठ खड़ा है। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया, उस सुषमा को देखने के लिए, सुषमा यानी सुंदरता को देखने के लिए। परंतु कोकिल यानी कोयल बोल उठी। उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले धृष्ट, तुम कौन हो? अब ये पूछा जा सकता है किसने कहा, तो ये कोकिल ने कहा था, कोयल ने कहा था। मधुलिका की आंख खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक, वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम ही ने कल उत्सव के संचालन किया था ना? अब वो पूछ रहा है कि क्या तुमने ही कल के उत्सव का संचालन किया था? तो मधुलिका कहती, उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। कल सम्मान? क्या आपको कल का स्वप्न सता रहा है? भद्र, आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट नहीं रहने देंगे?
मधुलिका कह रही है कि क्या तुम मुझे इस दशा में भी अब संतुष्ट नहीं रहने देना चाहते क्या? तो फिर वो कहता है अरुण, मेरा हृदय उस छवि का भक्त बन गया है कि मैं तुम्हारी सुंदरता पर आकर्षित हो गया हूँ। मेरे इस अभिनय का, मेरी विडंबना का आह, मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। मधुलिका कह रही है कि तुम क्यों मेरा मजाक बना रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुठन में रहना नहीं जानती, उसे अपनी, ये कह रहा है कि मैं सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार हूँ और तुम्हारे अनुग्रह का मैं प्रार्थी हूँ। तो मेरे मन की जो भावना है, मेरे मन की जो कुंठा है, गुठन यानी कि मेरे मन की जो गांठ है, उसमें रहना मेरा हृदय नहीं जानता। मैं भावनाओं में बंधा हुआ नहीं रहना चाहता। राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूँ। अब वो कह रही है कि तुम्हारे मन के भीतर प्रेम की गुठन होगी, लेकिन राजकुमार, मैं तो कृषक बालिका हूँ। आप नंदन बिहारी यानी आप राजपुत्र हैं। मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली हूँ। आप मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है कि आज मेरी इस प्रेम की भूमि, मेरे लिए भूमि सब कुछ थी, तो इस भूमि से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से व्याकुल हूं, मेरा उपहास मत करो, यानी मेरा मजाक मत बनाओ। तो कहता है, मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। तब मधुलिका कहती है, नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख क्यों नहीं हो। तो फिर अरुण कहता है, तब तुम्हारा रहस्य क्या है, कि फिर तुम चाहती क्या हो? मधुलिका कहती है, यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर नहीं खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने के लिए नहीं आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। चोट खाकर राजकुमार वापस लौट पड़ा कि किशोर किरणों से उसका रत्न किरीट चमक उठा, यानी उसका रत्नों से जड़ा हुआ किरीट यानी मुकुट चमक उठा। अश्ववेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत नहीं हुई? उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सज्जल नेत्रों से उड़ती हुई धूल को देखने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिदान अनुग्रह नहीं लिया, कि राजा ने जो पुरस्कार दिया था उसको नहीं ग्रहण किया। वह दूसरे खेतों में काम करती थी और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटी थी, यानी छोटी सी पर्ण कुटिया बना ली। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता, वही उसकी सांसों को बिताने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति बनी हुई थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते थे। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे कि इसी प्रकार समय बीतने लगा। शीतकाल की रजनी यानी ठंडी रात्रि, सर्दियों की रात्रि, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप, मधुलिका का छाजन टपक रहा था, जो उसकी छप्पर थी वो टपक रही थी। कुटिया ओढ़ने की कमी थी, यह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी कि आज उसे दुख हो रहा था कि मेरे पास कितना अभाव है। जीवन के सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ घटती बढ़ती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हो गए होंगे इसी मधुक के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। आज 3 साल पुरानी बातें मधुलिका को याद आ रही है कि एक युवा राजकुमार ने आकर उसको क्या कहा था। वह अपने हृदय से पूछने लगी। उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी, क्या कहा था? कि वह अपने आप से ही बातें कर रही है। दुख दग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों का स्मरण रख सकता है, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस करता, हाय रे विडंबना। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए व्याकुल थी, कि आज उस क्षण को वो वापस जीना चाहती थी। दरिद्रता की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर बना दिया था। मगध की प्रासाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों की रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा।
कि मगध की प्रसाद मालाओं की वैभव काल्पनिक चित्र, कि मैं मगध की अगर रानी बन जाती तो उसके प्रासाद यानी महलों की मालाओं का मैं काल्पनिक आनंद लेती। वो मन में अभी आनंद ले रही है तो वो सोच रही है कि मैं उसका आनंद ले पाती, तो ये दृश्य उसकी आंखों के आगे नाचता हुआ दिखाई दिया। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका अभी वह निकल गया मन ही मन कह रही थी। जैसे एक बच्चा जुगनू को पकड़ने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से मधुलिका का मन भी पुरानी बातों को पकड़ने की चाह रख रहा है, लेकिन वो मन ही मन कह रही है कि अब वो बातें हाथ से निकल गई। वर्षा ने भीषण रूप धारण कर लिया, गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोंपड़ी के लिए कांप उठी कि अब उसकी झोंपड़ी गिर नहीं जाए, इस वजह से उसको डर था। सहसा बाहर कोई शब्द हुआ, यानी बाहर कोई बोला। कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। कोई बोल रहा है कि मैं राहगीर हूँ, मुझे यहाँ विश्राम चाहिए, मुझे यहाँ सहायता चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया, यानी जो डंठल का सूखे डंठल का बना हुआ किवाड़ था उसको खोला। बिजली चमक उठी, उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है और सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार! मधुलिका! आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों बाद आज फिर? अरुण ने कहा। कितना समझाया मैंने, परंतु मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी यह क्या दशा है? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। कि मैं निर्वासित कौशल में जीविका खोजने के लिए आया हूँ। मगध का विद्रोही बन चुका हूँ और मगध से निर्वासित कर दिया जा चुका हूँ, तो इसलिए मैं कौशल में अपनी जीविका खोजने के लिए आया हूँ। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना है, तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कुहरे से धुली हुई चांदनी, हाड़ कपा देने वाला समीर यानी हवा, तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गहवर यानी गड्ढे के द्वार पर वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता, और करता भी क्या? तब मधुलिका कहती, क्यों? हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते, अब तो तुम। मधुलिका कह रही, भाई फिर हम लोग मतलब एक दूसरे के बन जाते और परिश्रम करते और कमाते खाते। भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, निराश क्यों हो जाऊं? अरुण के शब्दों में कंपन था, वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं सका। वो कह रहा है कि मैं दोबारा राज्य की स्थापना करूंगा, मैं क्यों छोड़ दूं मेरे सैनिकों को? नवीन राज्य? ओहो, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं, भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। मधुलिका कह रही, मुझे भी तो बताओ ऐसी कोई बात जिससे तुम नए राज्य की स्थापना कर लोगे, तो मैं भी कल्पना लोक में विचरण कर लूं। तब अरुण कहता है, कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के समान सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छीने हुए खेतों की चिंता करके भयभीत नहीं हो। एक क्षण में सरला मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा, कि सरल हृदय वाली मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ सा आंधी सी आने लगी और द्वंद्व मच उठा। उसने सहसा कहा, आह, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। अरुण ढिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। युवती का वक्षस्थल फूल गया। हाँ, वह हाँ भी नहीं कर सकी और ना भी नहीं कह सकी। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के सामने उसने अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया, कि कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। तुरंत ही बोल उठा,
तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से प्रण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल के सिंहासन पर बिठा दूं मधुलिका, कि अगर तुम चाहते हो ना तो मैं मेरे प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें कौशल के सिंहासन पर रानी बनाकर बिठा दूं। अरुण के खड़ग का आतंक देखोगी। मधुलिका एक बार कांप उठी, वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकला क्या? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है, यह मैं जानता हूं। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार नहीं करेंगे, और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। अब अरुण कह रहा है कि मधुलिका, कि तुमने खेत के बदले कुछ लिया नहीं था ना, तो इस वजह से कौशल के जो शासक, जो राजा हैं, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। और कौशल के सेनापति हैं, वो अधिकांश सैनिकों को लेकर पहाड़ी डाकुओं का दमन करने के लिए बहुत दूर गए हैं। अर्थात कौशल में अब सेना भी बहुत कम है, और कौशल नरेश से तुम कुछ मांगोगी तो तुम्हें मना भी नहीं करेंगे। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भाव से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो? जो कहोगे वही करूंगी। मंत्र मुग्ध सी मधुलिका ने कहा कि तुम कहोगे ना, मैं कर दूंगी। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हुए हैं। सोने के मंच पर कौशल नरेश बैठे हुए हैं, अर्धनिद्रित अवस्था में हैं। एक चामरधारिणी युवती, चामरधारिणी यानी चंवर ढुलाने वाली, जो राजा महाराजा के पीछे खड़े होकर उनके पंखों से, मोर पंख वगैरह से चंवर डुलाती थी, तो चामरधारिणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही थी, यानी चंवर डुला रही थी। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे थे। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी थी। तांबुल वाहिनी यानी कि पान का बीड़ा। तांबुल यानी होता है पान का बीड़ा उठाने वाली एक प्रतिमा की भांति वो खड़ी थी। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ले ली गई थी। ओहो, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो क्यों? अच्छा अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। तो फिर राजा कहता है, मूर्ख, फिर क्या चाहिए भाई? तुम्हें मूल्य नहीं चाहिए तो फिर तुम्हें चाहिए क्या? उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि, वही मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। अब कह रही है कि मुझे जितनी भूमि मेरी ली गई है, उतनी ही भूमि मुझे दुर्ग के दक्षिण नाले के पास में चाहिए, जंगली भूमि। मैं वहां समतल भूमि कर लूंगी और वहीं खेती करूंगी। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, यानी बहुत ऊंची नीची भूमि है। तिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है, और उसके साथ ही वह एक सैनिक महत्व और रखती है। तो फिर मधुलिका कहती है, तो फिर मैं निराश लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी ये प्रार्थना। तो फिर मधुलिका कहती है, देव जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रम जीवियों को उसमें लगाओ, मैं अमात्या को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूँ। वो कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, जो परिश्रम करने वाले अर्थात तुम्हारे जो सहायक हैं, उनको तुम उस भूमि को सही करने में लगाओ। मैं अमात्य के द्वारा आज्ञा पत्र से आदेश जारी कर देता हूँ। जय हो देव कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर से, यानी महल से बाहर निकल आई। दुर्ग के दक्षिण भयावने नाले के तट पर घना जंगल था। ये उन दोनों की योजना थी, मधुलिका और अरुण की। दुर्ग के दक्षिण भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज वहां मनुष्यों का पद संचार से जंगल की शून्यता भंग हो रही थी, कि आज काफी समय बाद वहां मनुष्यों के पद संचार हो रहे थे, यानी मनुष्य वहां चल रहे थे। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काट कर पथ बनाया जा रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई आता भी नहीं था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा खेत बन रहा था, तो किसी को इसकी चिंता भी नहीं थी। एक घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे।
संध्या हो चली थी। उस निविड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। यानी जिधर बिल्कुल शांति रहती थी, उधर आज मनुष्य जाति को घूमते हुए पक्षियों ने जब देखा तो वो ज्यादा कोलाहल मचा रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरणें झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 पहर और विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा। तो ये ध्यान रखना, कौशल राष्ट्र की राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती। और अरुण कहता है कि बस 4 पहर का इंतजार और करो, फिर तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिका, भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से केवल तुम्हारे पास 100 ही सैनिक हैं। रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी मधुलिके, तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य, तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ, प्रभात से तो राजमंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा, यानी तुम्हारा सुंदर महल बनेगा, तुम्हारा भवन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। भाई मधुलिका खुश तो थी, लेकिन अरुण के लिए भाई क्या वो ऐसा कर सकेगा, तो इसमें थोड़ी सी उसको शंका थी। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता, यानी अरुण से बार बार कोई प्रश्न पूछती तो अरुण उसका समाधान उसे कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए, इसलिए रात्रि भर के लिए विदा। अब अरुण कहता है कि ठीक है, तुम अपनी झोंपड़ी में जाओ और मैं यहाँ जो मेरा कार्य बच गया है उसको पूरा करता हूँ, ताकि मैं प्रातःकाल होते होते इस दुर्ग पर चढ़ाई कर सकूं। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कंटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह अपनी झोंपड़ी की ओर चली। कंटीली झाड़ियों से में उलझी हुई और क्रम से बढ़ने वाला अंधकार, यानी धीरे धीरे अंधकार बढ़ रहा था, अपनी झोंपड़ी की ओर मधुलिका जा रही थी। पथ अंधकारमय था और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा हुआ था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई, जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि वह सफल नहीं हुआ तो। फिर सहसा सोचने लगी कि वह क्यों सफल हो, श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए, कि हमारा ये कौशल का दुर्ग है, ये एक विदेशी के हाथों में क्यों जाए। मगध कौशल का चिर शत्रु है, यानी लंबे समय का शत्रु है मगध तो। ओहो, उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था, सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है। नहीं नहीं मधुलिका, मधुलिका, जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे, वह पागलों की भांति चिल्ला उठी और रास्ता भूल गई। रात एक पहर बीत चली, पर मधुलिका अपनी झोंपड़ी तक नहीं पहुंची। वह उधेड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी, यानी पागलों की भांति आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती थी। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा, वह बीच पथ में खड़ी हो गई, रास्ते में खड़ी हो गई। प्रायः 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। कि 100 उल्काधारी यानी मसाल लिए हुए अश्वारोही आ रहे थे और आगे आगे एक वीर सैनिक आ रहा था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा थी और दाहिने हाथ में नगन खड़ग था, यानी नंगी तलवार थी। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चली जा रही थी, परंतु मधुलिका बीच से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व को रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब दूसरे अश्वारोही ने कड़क कर कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दे। रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े और बोले, पगली है कि कोई पागल है? पगली नहीं, यदि वही होता तो इतनी विचार वेदना क्यों होती। सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो।
तो फिर सेनापति कहता है, क्या है, स्पष्ट कह कि क्या बात है, साफ साफ बता। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा, कि ये श्रावस्ती का दुर्ग है ना, एक पहर बाद डाकुओं के हाथों में चला जाएगा। दक्षिण नाले के पार से उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई थी। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। विभिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है और अब वह कई गांवों का एक अधिपति है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी है। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है कि वहां पर वो स्वप्न देखा जा रहा है, दुर्ग अपना सपना देख रहा है कि वो कितना शान के साथ आज खड़ा है, जबकि कई लोगों ने उस पर आक्रमण किए हैं। दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग पर जाकर रुक गए। जब मसाल के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना, तब द्वार खोला गया। सेनापति घोड़े की पीठ पर से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200 सैनिक हैं। उन्हें शीघ्रता से एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। आलोक और शब्द नहीं हो कि ना तो प्रकाश करना है और ना ही कोई शोरगुल करना है। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा। वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़ चला। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे और सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा है। सेनापति ने कहा, इस स्त्री के कारण मैं इस समय तुम्हारे पास आया हूँ। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंह मित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा आई? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि से दे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है। इस स्त्री ने मुझे पथ में आकर यह संदेश सुनाया है, सेनापति कह रहा है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा। वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, क्या ये सच है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्रित करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर लूं, कि पहले उन आतंकवादियों को देख लूं। तुम एक बार यहीं रुको। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ, यानी अरुण को बंदी बना लिया गया। दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जय घोष किया। सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ में जाने से बच गया। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मुक्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार की कि वध करो, किसको मार दिया जाए। राजा ने सहमत होकर कहा, प्राण दंड, किसको प्राण दंड दिया जाए। मधुलिका बुलाई गई। वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे जो पुरस्कार लेना हो वो मांग लो। पर मधुलिका चुप रही। राजा ने कहा, मेरे निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे सौंपता हूँ, कि मेरे पास जितनी खेती ना सब तुझे दे रहा हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, तुम मांग लो तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई, कि वह जो बंदी बनाया हुआ अरुण था उसके पास जाकर खड़ी हो गई। यह कहा था मधुलिका ने। तो एक तरफ उसका देश प्रेम दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ जब वो प्राण दंड मांगती है तो उसका स्वयं का प्रेम भी उसको दिखाई देता है। प्रश्नोत्तर देख लें। मधुलिका का मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। क्यों हो गई उसके मन की मधुरता नष्ट? मन सहसा विचलित क्यों हो गया था? क्योंकि
मैंने व्यक्तिगत सुख के लिए कौशल को खतरे में डालकर ठीक नहीं किया। यह बात उसके मन में आई, तभी उसका मन विचलित हो उठा। मधुलिका ने पुरस्कार स्वरूप राजा से क्या मांगा था? तो अरुण के साथ साथ स्वयं के प्राणों का दंड भी मांगा था। तो इस प्रकार से ये हमारी कहानी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोई नेक्स्ट निबंध। तब तक के लिए धन्यवाद।